नमस्कार। मैं राजा पाठक जेआरएफ अचीवर्स के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे वीडियो का विषय है या जिस टॉपिक को हमने आज पढ़ाने के लिए लिया है वो है प्रमाण विचार। वस्तुतः ये जो टॉपिक है प्रमाण विचार है, हेत्वाभास है, या हम व्याप्ति विचार कहेंगे या अनुमान के भेद, ये सारे टॉपिक्स जो है यूजीसी के इस पैटर्न में नए जुड़े हुए हैं। मतलब जो नए सिलेबस के हिसाब से जो नया आपकी बार सिलेबस बना हुआ है उसमें इन चीज़ों को जोड़ा गया है। तो खास करके ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नेसेसरी हो जाते हैं इनको समझना और इनको जानना, क्योंकि ज़्यादातर अभी हम जो बुक्स देख रहे हैं उन बुक्स में भी इन चीज़ों का पर्याप्त जो है वो वर्णन नहीं है। मतलब आप कॉमनली इन चीज़ों को नहीं पा पाएंगे। अच्छा, अगर इन चीज़ों को पाते हैं तो भारतीय दर्शन के ग्रंथों में इन चीज़ों का पर्याप्त प्रतिपादन किया गया है, लेकिन अगर आप दर्शन के विद्यार्थी नहीं हैं तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी दुरूह हो जाती हैं, एक स्तर तक आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर इस टॉपिक को समझना है बहुत ही आसानी से, अगर इसमें नंबर गेन करना है इन टॉपिक्स में, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना ही देखना है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रमाण विचार, और इन प्रमाण विचारों में प्रमाण कितने हैं, क्या है, हम इन्हें एक सीरीज वाइज और एक सीक्वेंस वाइज लेंगे। जब हम बात करते हैं प्रमाणों की, तो यूजीसी के जो हमारा यूजीसी का जो पैटर्न है, इसमें जो जिन प्रमाणों की चर्चा की गई है उसमें है प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि है। इतने प्रमाणों की चर्चा यहाँ पे की गई है। आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से वो प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि है। इतने प्रमाणों की चर्चा यहाँ की गई है। मतलब इतने प्रमाणों से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब हम बात प्रमाणों की करेंगे तो प्रमाण है क्या, और प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती क्यों है, और किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि ये टॉपिक रटने से ज़्यादा समझना जो है जरूरी है, क्योंकि बिना समझे आप इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप पहले हर बात को अच्छे से समझिए, और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं मैं वो भी तरीके पे आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहली बात कि आप एक बात ध्यान रखें कि ये दर्शन का विषय है। दर्शन की आवश्यकता पड़ती क्यों है और क्यों आई, दर्शन की जरूरत क्या आ पड़ी। तो एक चीज आप देखते होंगे कि मानव ने जब सबसे पहले जन्म लिया होगा, ये मैं एक पूर्व पीठिका बना रहा हूं, एक बेस आपके लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि बिना बेस के आप क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, नहीं आपको कोई एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो मैं चीजें बता रहा हूं इन्हें बिल्कुल ध्यान से और दत्तचित्त होकर के सुनेंगे। तो होता क्या है कि दर्शन की आवश्यकता पड़ी क्यों, और क्यों फिर इन प्रमाणों की चर्चा की गई। देखिए, कहते हैं जब मानव ने दुनिया में सबसे पहले जन्म लिया होगा, इस संसार में जब अपना कदम रखा होगा, जब इस संसार में अपना अस्तित्व संभाला होगा, तो उसने उगते सूरज को देखा होगा, जो है शाम को फिर चांद को देखा होगा, रात में तारों भरे आकाश को देखा होगा। इन तमाम घटनाओं ने उसके मनोमस्तिष्क को बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट किया होगा। लेकिन एक समस्या आ पड़ी। जब मानव ने जन्म लिया तो ऐसा तो था नहीं कि सारी चीजें बिल्कुल उसके फेवर में ही हो रही थी। कभी जो है पता लगा कि तूफान आया, कहीं आंधी आई, कभी शरीर बीमार पड़ा। इन तमाम समस्याओं से दो चार होता हुआ मानव इतना ज्यादा परेशान हुआ कि कहीं ना कहीं इन दुखों से मुक्ति का उपाय खोजने लगा। मतलब आखिर इन दुखों से जो है छुटकारा कैसे मिले, कैसे इन दुखों से हम अलग होकर के और अपने जीवन को सुखमय बना सके। इन तमाम चीजों पर जब मनुष्य ने विचार करना शुरू किया, और यही आप कह सकते हैं कि यदि दुनिया में दुख न होता तो दर्शन की उत्पत्ति ही नहीं होती। क्योंकि सांख्य दर्शन भी जब शुरू होता है, हम छोटा सा आपको एक उदाहरण देंगे। सांख्यकारी का एक ग्रंथ है ईश्वर कृष्ण जी की, वो सीधा सीधा कहते हैं कि दुख त्रयाभिघाता जो है तदव कहात के हेतु, मतलब दुख त्रय जो है ये इनका व्यक्ति से नित्य संबंध है। तो आखिर इन दुखों का कह सकते हैं निर्मूलन कैसे हो, ये दुख खत्म कैसे होंगे, इनकी आप जिज्ञासा करिए। ठीक है, चलिए बात तो समझ में आती है कि तीन तरीके के दुख हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो कहते हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। ये तीन प्रकार के दुख हैं। सिंपल सी बात है कि एक हमारे शरीर में उत्पन्न कष्ट है, जैसे कि हम बीमार पड़ रहे हैं, कभी कभी हमारा मन दुखी होता है, कभी कभी हमारे पास भौतिक दुख जो है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो आखिर इन दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है?
तो एक बात आती है, कहते हैं कि जब दुखों की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर आपको शरीर में कोई कष्ट है या अगर आपको कोई बीमारी है तो आप दवा खाएंगे। ठीक है, चलिए भाई हमने तो दवा खा लिया। आप कहेंगे इस दर्शन की जरूरत क्या पड़ी, क्यों आखिर इस दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको बुखार है आप दवा खाइए, बुखार ठीक हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई पीड़ा है तो आप एक काम कर लें, आप योग कर लें, व्यायाम कर लें या ध्यान कर लें, समाधि कर लें, इन तमाम दुखों से मुक्ति आपको मिल जानी है। लेकिन तो फिर इन दर्शन की आवश्यकता क्या है, क्यों आखिर हम दर्शन की जिज्ञासा करेंगे। बिल्कुल, तो ठीक यही प्रश्न वहां भी करते हैं और सांख्यकारिका में इस बात को कहते हैं कि ठीक है आपके दवाई खा लेने से या इन चीजों से दुख खत्म तो हो जाएगा, लेकिन क्या इन दुखों से मतलब कह सकते कि 100% निवृत्ति मिल जाएगी। अगर आप एक बार दवा खा लेते हैं तो क्या ये बात सर्टेन हो जाता है कि हाँ इसके बाद जो है आपको एकदम इससे बुखार आज खत्म ही हो जाना है, या कभी क्या उसमें जो है ऐसी भी सर्टेनिटी है या जो है आप कह सकते हैं कि निश्चितता है कि अगर एक बार बीमारी हो गई तो दोबारा नहीं होगा। नहीं, इन चीजों का अभाव था। तो कहा कि तब आखिर दुख हो क्यों रहा है भाई, किन चीजों से आपको दुख हो रहा है। दुख हो रहा है आपको, सपोज दैट मानिए कि आपका एक अपना बच्चा है, ठीक। आपका जब अपना बच्चा अगर वो बीमार पड़ता है तो आप खुद भी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप एक स्थिति देखिए कि अगर सपोज दैट हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने के बाद अगर माँ के अनजान में ही अगर वो बच्चा बदल दिया जाए, क्या उस माँ को पता है कि वो मेरा बच्चा जो बदला गया वो मेरा नहीं है? नहीं। लेकिन उस बच्चे में आसक्ति कितनी है, उससे लगाव कितना है, और उस बच्चे को कुछ होता है तो मन जो है व्यक्ति का विह्वल हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है कि आपका लगाव जितनी चीजों में जितना ज्यादा रहेगा, आपको दुख की मात्रा भी उतनी ज्यादा होगी, मतलब आपको कष्ट भी उतना ही ज्यादा अनुभव होगा उस चीज से। मतलब क्या हो रहा है कि ये मन ही हमारे सुख और दुख दोनों का ही कारण हो रहा था। तो अब करना क्या था कि अब यहीं से दर्शन की उत्पत्ति होती है। जब होता क्या है कि यह समस्त संसार जानने योग्य है, इसे हमें जानना है। ठीक है भाई, तो जो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि दर्शन की भाषा में मैं यहां से अब कुछ शब्दावलियां भी आपके साथ साथ लेके ही चलूंगा। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले यह समस्त संसार, अब देखिए जैसे अब हो क्या रहा है कि यहीं से तमाम दर्शनों की उत्पत्ति होती है। कैसे दर्शनों की उत्पत्ति होती है, तो अब कोई कहता है कि ठीक है इस दुनिया से मोह भंग करने के जो है अलग अलग उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले कोई कहता है कि भाई इस दुनिया को 25 तत्वों में जान लीजिए, इस 25 तत्वों से बाहर जो है कुछ नहीं है। दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि नहीं भाई एक काम करिए, इस दुनिया को 7 पदार्थों में ही जान लीजिए। कुछ कहते हैं कि नहीं 16 पदार्थ में जान लीजिए। नाना प्रकार के लोग अलग अलग युक्तियां बताते हैं और इन सबका अंतिम उपाय एक ही है, और वो है चित्त के वृत्ति का निरोध। मतलब जो आपका मन है उस मन को एक कह सकते हैं कि नियंत्रण में रखना। इस मन से कह सकते हैं कि समाज के प्रति जो आपकी आसक्ति है, इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को समाप्त करना। अब जब ये बात होती है कि ठीक है चलिए यह समस्त संसार से जो है मन को हटाने के लिए क्या किया जाए, तो कहते हैं कि इस पूरे संसार को आप 25 तत्वों में जान लीजिए। कुछ कहते हैं 16 पदार्थों में जान लीजिए, कुछ कहते हैं 7 पदार्थों में जान लीजिए। तो इन सब ने इस संसार को जानने के योग्य बताया। मतलब जब आप इसको पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर ये है क्या। जैसे अगर हम बात कर लें कि ठीक है 7 पदार्थों के बारे में अगर हम जान लें कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, जो ये 7 पदार्थ है, तो ये संसार समस्त संसार आप ये कह सकते हैं कि इसी 7 पदार्थ में आकर के निहित हो जाता है और यहीं आके सिमट जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि यह समस्त संसार जो है ये हमारा आपका, ये हमारा घर, ये आपका घर नहीं है, ये इन 7 पदार्थों में ही निहित है यह समस्त संसार, ये बात आ जाती है। तो यह समस्त जो जगत है, जो आपके 7 पदार्थ हैं, या हम कह ले 25 तत्व हैं, या सांख्य के मत जो आप कह ले कि जो है योग के मत में यदि 26 जो है इसके तत्व हैं, या हम कह ले कि ठीक है चलिए इस तरीके से अनेक जो विचार किए गए हैं, लेकिन हर जगह इन्हें ज्ञान का विषय बताया गया है कि आप इन्हें ज्ञान के रूप में जानें। तो जब ज्ञान के योग्य हैं, मतलब जिसमें जो जानने योग्य है, ये बात आती है कि मान लीजिए मैं कौन हूं, तो मेरा नाम राजा पाठक है। कोई कहे कि हाँ मैं जानने योग्य हूं, तो हाँ मैं जानने योग्य हूं।
अगर यह मोबाइल है तो भाई मोबाइल है तो इस ये क्या है, जानने योग्य? हाँ बिल्कुल जानने योग्य है। मतलब इस संसार में जो कोई भी वस्तु है जो कि अगर अपना अस्तित्व रखती है तो वह जानने योग्य है। तो दुनिया की जो भी जानने योग्य वस्तु है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि उसी को प्रमेय कहते हैं। आप बिल्कुल एक एक बात को मेरे अपने दिमाग में पॉइंट बाय पॉइंट रखते जाइएगा और शब्दावलियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में संजो के रखिएगा। क्या हो रहा है कि यह समस्त जो जानने योग्य संसार है ये क्या है? प्रमेय है। ठीक है, चलिए भाई, अब ये तो प्रमेय हो गया कि ये तमाम चीजें जो है जानने योग्य हैं। अब कहते हैं कि जब प्रमेय है, अच्छा इसको जान लेंगे, जब मतलब हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो जानने से हमारे दिमाग में उत्पन्न होता क्या है? अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये समस्त संसार है और जब हमने इसको जान लिया तो हमारे दिमाग में क्या उत्पन्न होगा? कौन सी ऐसी चीज आएगी? जी हाँ, तो उस समय हमारे दिमाग में प्रमा उत्पन्न होगी। प्रमा मतलब आप कह सकते हैं यथार्थ ज्ञान, मतलब रियलिस्टिक नॉलेज। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब हम दर्शन की भाषा में सत्य और असत्य की बात करते हैं तो सत्य जो है त्रैकालिक सत्य है और असत्य जो है असत्य की कभी सत्ता नहीं है। तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा मंथन ना करके मैं आपके लिए सीधे पॉइंट्स पे आता हूं कि आप ये बात यह इस तरीके से समझ लें। तो अब बात आ गई कि ठीक है, यह समस्त संसार जो है वो क्या है? प्रमेय है। और जो इससे उत्पन्न ज्ञान हुआ, मतलब इस समस्त संसार को, अर्थात कोई भी पदार्थ जो है जो जानने योग्य है, जब आप इसको जान लेते हैं तो क्या उत्पन्न होता है मस्तिष्क में? प्रमा। लेकिन इस प्रमेय और प्रमा के बीच में एक चीज और आती है। वो क्या है भाई? कहते हैं कि जब किसी चीज को जानते हैं आप, अगर हम कह रहे हैं कि ये पानी है और ये गर्म है, ठीक है, आपने कहा कि यह पानी क्या है? गर्म है। यह पानी गर्म है, यह क्या हुआ भाई? जो है आपके पास क्या है? ये प्रमेय है। मतलब यह जानने की बात है कि यह पानी गर्म है कि ठंडा है। ठीक है, आपने इस पानी को छुआ, ठीक है ना, इसको टच किया। टच करने के बाद आपने देखा कि सच में हाथ में जलन हुई और आपको लगा कि अरे हाँ ये तो पानी गर्म है। तो आपके दिमाग में क्या उत्पन्न हो रहा है? उसमें जो नॉलेज आपके पास आया कि पानी गर्म है, ये क्या हुआ? ये हुआ प्रमा। लेकिन इस नॉलेज होने और उस पानी के जो है जानने के बीच में एक क्रिया और हुई, वो था छूना। मतलब क्या हुआ कि आपने वहां प्रत्यक्ष रूप से उसको छू करके देखा। तो ये कहते हैं कि जो आपका छूना था या जो आपके ज्ञान के प्रति करण बना, ठीक है, करण मतलब क्या हुआ कि जो अत्यंत सहायक बना, एकदम सबसे ज्यादा, मतलब जिसकी जरूरत थी। क्योंकि अगर आप छूते नहीं तो पानी को देख के तो कह नहीं सकते थे कि गर्म है। जैसे मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, आप कहेंगे कि ठीक है पानी से धुआं निकल रहा है तो इसलिए गर्म होगा। तो कभी कभी ठंडी में आप देखेंगे कि नदियों के पानी से, तालाब के पानी से भी जो है वाष्प उठता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो अब वहां क्या है कि जब तक आप कोई प्रमाण आपके पास ना हो, जैसे आप आंख से देख के ही कई बार चीजों को बताते हैं, जिसपे हम लोग अभी बात करेंगे आगे। तो अब आपको एक बात मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ? कि मालूम ये हुआ कि जब किसी भी, मतलब कह सकते हैं कि यथार्थ ज्ञान के पीछे कारण कौन होगा, अगर आपसे पूछा जाए कौन कॉज होगा, तो यथार्थ ज्ञान के पीछे, मतलब प्रमा के लिए, मतलब प्रमा में जो अत्यंत सहायक है, मतलब जो करण रूप में है, वही क्या है? प्रमाण। और इसी प्रमाण को हमें पढ़ना है कि कोई भी नॉलेज अगर आपको हो रहा है तो उस नॉलेज के पीछे जो करण है वो कौन है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई यहां तक कि जो प्रमा के पीछे जो करण है, मतलब जो आपको जो यथार्थ ज्ञान हो रहा है, उस यथार्थ ज्ञान के पीछे, मतलब जो रियलिस्टिक नॉलेज हो रहा है, उस रियलिस्टिक नॉलेज के पीछे कॉज कौन है, और उसी का नाम है प्रमाण। अब ये बात समझ में आई? अभी तक हम लोगों ने 3 शब्द देखे हैं जो हमें एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला कौन सा है कि आपको प्रमेय, दूसरा कौन सा है? प्रमाण, और तीसरा कौन सा है? प्रमा। ठीक है, बिल्कुल बात स्पष्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हो क्या रहा है इसमें कि आप देख लिए कि ठीक है, इन 3 चीजें जो है इसमें हैं जरूरी, कि एक आपका प्रमा है, दूसरा प्रमाण है और तीसरा प्रमेय है। तो इसी क्रम में जब हम प्रमाण की बात करते हैं, मतलब किसी ज्ञान के प्रति जो करण होगा वह क्या होगा? वही प्रमाण कहलाएगा। तो
अब हम जो सबसे पहला प्रमाण लेने वाले हैं जिसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण में आप देखेंगे कि जितने भी दर्शन हैं, भारतीय दर्शन जिनको हम कह सकते हैं, इन भारतीय दर्शन ने इन 6 जो है कह सकते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को सबने ही स्वीकार किया, सबने ही अंगीकार किया है कि हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की सत्ता है। कई बार आपको अनुमान में और उपमान में समस्या आएगी, क्योंकि जो है उपमान का ही कह सकते हैं कि अंतर्भाव जो है अनुमान में कर दिया जाता है। इस तरीके की कई चर्चाएं हैं जो हम लोग आगे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है हम उन्हीं की चर्चा यहाँ करते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दुनिया में हम किसी भी चीज को जब प्रत्यक्षतया देखते हैं, प्रत्यक्षतया देखने का क्या मतलब है कि जो हम अपने आंख से देख रहे हैं या इंद्रियों के द्वारा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ से जो जन्य, मतलब इंद्रिय और अर्थ मतलब दुनिया का कोई भी मैटर। ठीक है, आप बिल्कुल ये फिलोसॉफिकल आप कह सकते हैं कि टर्म्स हैं कुछ जिनका हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि उनके बिना आपको समझ में नहीं आना है। तो इन टर्म्स को बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखेंगे। कहते क्या है कि इंद्रिय और अर्थ मतलब जो भी दुनिया का मैटर है, कोई भी चाहे जो आप कह लें, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान। सन्निकर्ष का मतलब होता है इन दोनों के संबंध से। ठीक है, क्या कहा कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान। चलिए ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई। अब ये कहते हैं कि इंद्रिय कौन से हैं भाई, तो ठीक है, आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है ना, इन ज्ञानेंद्रिय और जो अर्थ मतलब जो अब कह सकते हैं कि जो भी आपके विषय हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम बात करेंगे, यदि पदार्थ की अगर बात करते हैं कि पदार्थ क्या है, तो आप जानिए कि जो पद से जो जन्य प्रतीति, उसका जो विषय वही क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो अब पदजन्य प्रतीति विषय क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने कहा कि सपोज दैट हमने कहा कि मोबाइल फोन, ठीक है, अब मोबाइल फोन कहते ही वो फोन आपके पास घट तो नहीं जाता है या आ तो नहीं जाता है, लेकिन वो दिमाग में हमने कहा मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन सुनते के साथ ही आपके दिमाग में एक इमेज बनता है कि ठीक है, एक जो है चौकोर ऐसा पतला सा छोटा बॉक्स जिसमें कि आप कह सकते हैं एंड्रॉयड ये होगा, और इसके साथ में तमाम उसके फीचर्स आपके दिमाग में उभरते हैं। मतलब आपको फोन कहते के साथ ही टीवी आपके दिमाग में नहीं आता। तो जो पद से जो जन्य प्रतीति मतलब आपके दिमाग में जो इमेज आ रहा है, और वो इमेज जिस मतलब उस तरीके के वस्तु के साथ साक्षात संबंधित हो, वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यहाँ पदार्थ का मतलब ठोस, द्रव और गैस से आप नहीं लेंगे। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब पदार्थ के ही अंतर्गत आ जाती हैं। तो पद से जो जन्य प्रतीति और जो प्रतीति का जो विषय होगा वही क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इंद्रिय और अर्थ, मतलब इंद्रिय मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और अर्थ मतलब जो है जो भी हमारे पास ये वस्तुएं हैं। तो इंद्रिय, अर्थ और इनके सन्निकर्ष मतलब संबंध से उत्पन्न ज्ञान क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब बात आती है कि ये प्रत्यक्ष जो है प्रमाण है। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है, प्रमाण है, और इस प्रमाण से जो उत्पन्न होगा, मतलब प्रत्यक्ष, यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपको प्रत्यक्ष जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का नाम क्या है, प्रत्यक्ष प्रमा। ठीक है ना, रियलिस्टिक नॉलेज में वो क्या है, वो प्रत्यक्ष नॉलेज है। ठीक है ना, तो अब बात करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमा के पीछे कारण कौन है। तो ठीक है भाई, चलिए, आपको जो है प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसके पीछे कारण होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमा मतलब रियलिस्टिक नॉलेज, और रियलिस्टिक नॉलेज के पीछे कारण कौन है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष मतलब संबंध से जो उत्पन्न ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो 5 जो है हमारे पास ज्ञानेंद्रिय हैं, और जो है हमारे पास इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे आप कान से कोई शब्द सुनते हैं तो आपको शब्द का साक्षात्कार हो जाता है, मतलब वो शब्द आप सुन लेते हैं और समझ में आती है बात। दूसरी बात आती है कि आप डायरेक्टली हाथ से कुछ छू करके देख लेते हैं त्वचा से, तो आपको सर्द गर्मी तमाम चीजें समझ में आ जाती हैं। इसी तरीके से नाक से कुछ सूंघ करके जो है आपको ज्ञान हो जाता है, जीभ से कुछ चख करके ज्ञान होता है। तो इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रियों से होने वाले आपको 5 तरीके के प्रत्यक्ष होते हैं। अब बात यहां तक क्लियरली समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब होगा क्या कि हमने जैसा कह दिया
कि इंद्रिय और अर्थ के संबंध से उत्पन्न ज्ञान जो है होगा क्या कहलाएगा, वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो इंद्रिय और अर्थ का जो संबंध है वो कितने प्रकार का होगा, और यहां से क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं और पिछली दफा पूछे भी गए हैं, तो ये बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अभी हम लोग जब प्रत्यक्ष के बाद अनुमान प्रमाण पे चलेंगे तो अनुमान प्रमाण में कई बातें आपको क्लियर होंगी और उसी में आपको व्याप्ति और हेत्वाभास भी जाकर के आपका इस अनुमान प्रमाण में ही क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। तो लगभग मुझे लगता है कि 2 से 3 वीडियोज में ये आपके 3 टॉपिक लगभग इसके कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप कंटिन्यूअस देखें और एक एक चीजों को समझें। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब कह रहा है कि इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो उत्पन्न ज्ञान है वो आपको क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ठीक है, अब इंद्रिय भी आपको समझ में आ गई कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और अर्थ भी आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये सन्निकर्ष क्या है, संबंध क्या है। चलिए इस पे आते हैं। अब आप एक चीज देखिए, जब हमें किसी चीज का ज्ञान होता है मतलब क्या होगा कि जब आप देखेंगे कि जैसे हम लोग जब दर्शन की बात करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे हल्के हम आपको डीप में ले जाना चाहेंगे। थोड़ा सा जो है एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे पदार्थ जिनकी हमने 7 पदार्थों की जो चर्चा की है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, जो ये 7 पदार्थ थे, इन 7 पदार्थों में जो द्रव्य है तो और इसके बाद से आपको जो है गुण है, फिर जो है द्रव्यों की संख्या 9 है और गुण आपके 24 हैं, जिसमें कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, प्रतिगत्व, परिमाण, ये तमाम चीजें जो है आपको 24 गुण है। और जो है आपको 9 जो है द्रव्य है। ठीक है ना, पृथ्वी, अप, तेज, आकाश का, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, ये 9 जो है आपके द्रव्य हो गए। अब कंडीशन इसमें क्या आ रहा है, एक चीज आप देखेंगे कि इन 9 द्रव्य हैं। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं आंख की। तो आंख हमारा कौन सा द्रव्य है, ये तेजो द्रव्य, ध्यान रखेंगे ये तेज है। ठीक है ना, अब हमको कोई चीज अगर दिख रही है तो आप पूछेंगे कि ये आंख कहाँ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे एरिया में आंख कहाँ है तो आप कहेंगे कि क्या इसका नाम पलक का नाम आंख है? नहीं, ये जो आंख एक ऐसी जो है एक तेजो द्रव्य है जो कि आपके आंख में जो कृष्ण तारा है उसके अग्रभाग में रहता है। ठीक है ना, आप बिल्कुल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। बाकी ये सारे विषय जो है दर्शन के हैं तो आप बिल्कुल भारतीय दर्शन में भी उठा करके इन चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना चाहूंगा। अब होगा क्या कि जैसे आपको कोई भी, जैसे आंख क्या हो गया, तेजो द्रव्य हो गया। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं कि आपका मान लीजिए हमने एक घड़ा रखा और पूछते हैं कि इस घड़े के साक्षात्कार में, मतलब इस घड़े के ज्ञान में कौन सा संबंध बनेगा, कौन सा सन्निकर्ष होगा। तो आप कहेंगे कि अब इसको तो कैसे जाना जा सकता है। तो एक काम करते हैं, हम एक स्टेप लेके चलते हैं और ये बिल्कुल स्टेप्स आप ध्यान देके सुनेंगे कि सबसे पहले आपके आंख से संयुक्त होगा वो घट। मतलब जैसे ही आपका आंख बंद है, आपने आंख खोला तो आपके आंख के सामने हुआ घड़ा, या बिल्कुल आपका ध्यान जब घड़े की तरफ गया तो आंख से संयुक्त हुआ वो घट, और उस घट का जो है आपको तब उसके बाद से जाकर के ज्ञान होता है। तो कहता है कि घट को प्रत्यक्ष रूप से जानने में कौन सा सन्निकर्ष यानी कौन सा संबंध बनेगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो है एक तो चक्षु से संयुक्त होगा घट, तो यहाँ पे एक ही संबंध बनेगा और वो है आपका संयोग सन्निकर्ष। ठीक है भाई, चक्षु से आपने आंख खोला और आंख के आपके खुलते ही वो आपको घड़ा दिखा। ठीक है ना, तो आंख से घड़े का क्या हुआ, संयोग हुआ। और वो एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि यहाँ द्रव्य और द्रव्य जब भी होंगे, ठीक है, तो द्रव्य द्रव्य में कौन सा होता है, आपको जो है संयोग सन्निकर्ष होगा। तो अब मतलब संयोग संबंध होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक तरफ है घड़ा, ये कौन सा द्रव्य है भाई, पार्थिव द्रव्य है, और आंख क्या है, तेज, ये कौन सा जो है द्रव्य है, तो ये तेजो द्रव्य है। तो द्रव्य द्रव्य में कौन सा सन्निकर्ष हुआ, संयोग सन्निकर्ष। ठीक है, एकदम स्पष्ट है। अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये विषय ऐसे है कि बिल्कुल आपको एक दफा में समझ में नहीं आएंगे। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें, क्योंकि जब तक नहीं देखेंगे बातें बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी। अब आता है, हम अब एक दूसरा स्टेप चलते हैं कि एक संबंध है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि समवाय संबंध एक चीज आप जानेंगे। समवाय का मतलब होता क्या है, कहते हैं कि समवाय का मतलब होता है कि नित्य संबंध,
नित्य संबंध का मतलब होता है कि एक के रहने पे दूसरे का रहना। ठीक है, नित्य संबंध का ही मतलब क्या हुआ, एक के रहने पे दूसरे का रहना, मतलब एक जब तक रहेगा तब तक दूसरा रहेगा ही रहेगा, अगर एक नहीं है तो दूसरा नहीं होगा। तो अब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, नित्य संबंध है। अगर जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि मनुष्य में मनुष्यत्व किस संबंध से रहेगा भाई, तो नित्य संबंध से। अगर मनुष्य से मनुष्यता निकाल दी जाए तो कहते हैं कि वो मनुष्य है ही नहीं। हम अगर पूछें कि इस घड़े में कौन सा धर्म है, तो आप कहेंगे जो है घटत्व। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो मतलब गुणी जो आप कह सकते हैं, जो कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति में जो जाति रहता है। अब आप यहाँ पे एक बात मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ जाति शब्द से किसी जाति की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। दर्शन भी एक ही जाति कहती है और वो है उसमें रहने वाला धर्म। तो मनुष्य की सिर्फ एक ही जाति है और वो है मनुष्यत्व। अब बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि कह रहे हैं कि मनुष्य में कौन सी जाति रहती है, तो मनुष्य में एक ही जाति रहेगी और वो है मनुष्यत्व। तो मनुष्य में रहने वाली जाति कौन, मनुष्यत्व। घड़े में रहने वाली जाति कौन, घटत्व। अब पूछेंगे कि ठीक है, जाति का और व्यक्ति का, जाति का और व्यक्ति का कौन सा संबंध होगा भाई, समवाय संबंध है। अगर जो है व्यक्ति से आप कह सकते हैं मनुष्य से मनुष्यता खत्म हो गई, मनुष्यत्व धर्म खत्म हो गया, तो मनुष्य रहा ही नहीं। इसी तरीके से आप देखिए, जैसे हम कहें कोयला है, कोयले में काला वर्ण है, ठीक है ना, कृष्ण कलर है, ब्लैक कलर है। अब यदि कोयले से ब्लैक कलर को निकाल दिया जाए तो क्या वो कोयला रहेगा, नहीं रहेगा। तो गुण और गुणी का भी क्या होगा, एकदम नित्य संबंध होगा, इनमें समवाय संबंध है। वो जब तक रहेगा तब तक उसमें रहेगा ही रहेगा वो गुण। तो अब हम चलते हैं इस स्टेप पे कि सबसे पहली बात हमने आपसे क्या कहा था कि यदि पूछा जाए कि घट मतलब घट के प्रत्यक्ष में, मतलब क्या हुआ कि घड़े के प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध बनेगा, तो आपने कहा कि ठीक है, संयोग संबंध है, क्योंकि आंख से संयोग होगा घड़े का और घड़ा आपको दिख जाएगा। लेकिन अब हम पूछें आपसे कि ठीक है, घड़े में जो आप कह सकते हैं कि घट रूप है, ठीक है, घड़े में क्या घट रूप, घट रूप का मतलब होता है, आप इसको बिल्कुल सुन करके घबराएंगे नहीं, रूप का मतलब होता है कलर। यहां पे रूप का मतलब क्या हो गया, कलर। मतलब घड़े में जो रूप है, अब नेचुरल रूप की, मैं नेचुरल कलर की बात कर रहा हूं। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि मैं कहूं कि घड़े में जो है घट रूप अगर हरा कलर है तो ठीक है, उसको बाद में अब पीले कलर से रंग दीजिए, तो ऐसा नहीं, एक घड़ा नहीं रहेगा। मैं बात कर रहा हूं आपसे नेचुरल कलर की, ठीक है। अब जैसे घड़े में मान लीजिए लाल कलर का घड़ा है, पकने के बाद से आपको दिख रहा है, तो घड़े में जो रूप है ना, आपको उसका ज्ञान करना है। तो कैसे होगा, तो एक स्टेप देखिए, आंख से संयोग होगा घड़े का, और जैसे ही आंख से संयोग होगा घड़े का, तो यहां पे क्या हुआ, पहले संयोग, ठीक है, संयोग सन्निकर्ष, और उस जो है कहते हैं कि उस रूप में, जो घड़े में जो रूप है, वो रूप किस संबंध से है, तो समवाय संबंध से। आपसे बताया था कि जो है गुण में और गुणी में, मतलब जो गुण है, जो नेचर है, और उस नेचर को धारण करने वाले में कौन सा संबंध रहता है, तो वो रहता है आपको समवाय संबंध। तो पहले आंख से संयोग होगा किसका, घड़े का, और घड़े में रूप के संबंध से रह रहा है, तो समवाय संबंध से। तो यहाँ क्या बना, तो बिल्कुल 2 स्टेप आपका बना है, एकदम क्लियर है कि संयोग समवाय सन्निकर्ष, ठीक है, इसी कहते हैं संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। ये यहाँ पे बात आपको स्पष्ट हो गई। अब हम आते हैं कि अब हम कहें कि अगर घट रूपत्व के मतलब जो है प्रत्यक्ष में, अब ये थोड़ा सा मामला और पेचीदा हो गया कि घट रूपत्व के प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध होगा। अब ये जब भी हम रूपत्व, अगर त्व वाली बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में समझेंगे कि त्व का मतलब होता है हम उसमें रहने वाले धर्म की बात कर रहे हैं, हम उसमें रहने वाली जाति की बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, रूप में कौन सा धर्म रहेगा, रूपत्व। मनुष्य में कौन सा धर्म रहेगा, मनुष्यत्व। घड़े में कौन सा धर्म रहेगा, घटत्व। तो अब बात आ गई कि इस रूप में, मतलब जो है रूपत्व भी क्या है, उसमें रहने वाला धर्म है।
जो है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि रूप में रूपत्व भी किस संबंध से रहेगा, आप बताइए। रूप में रूपत्व किस संबंध से रहेगा, आप इसको कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। तो देखिए, रूप में जो रूपत्व रहेगा ना, वो जो है समवाय संबंध से रहेगा। तो अब हम आपसे कहें कि अगर मान लीजिए घट रूपत्व के साक्षात्कार, मतलब अगर हमें उसका प्रत्यक्ष करना है, तो यहाँ पे कौन सा संबंध बनेगा। तो चलिए इसको भी बैठाते हैं, कैसे बनेगा। कहते हैं कि सबसे पहले आपका जो आंख है ना, आंख से संयोग होगा किसका, घट का। तो ठीक है, संयोग सन्निकर्ष। अब घट में रूप किस संबंध से रहा, आप बताइए। घट में रूप किस संबंध से रहा, तो घट में जो रूप रहता है वो रहेगा समवाय संबंध से। अब उस रूप में रूपत्व किस संबंध से रहेगा, तो वो भी रहेगा समवाय संबंध से। मतलब क्या बना कि संयुक्त समवाय समवाय। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। भाई क्यों नहीं लग रहा है, 2 बार समवाय समवाय कह रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है साहित्य की भी हानि हो रही है। तो एक काम करते हैं, इस जो है समवाय का भी एक पर्यायवाची शब्द ले लेते हैं, एक सिनोनिम ले लेते हैं, जिसका मतलब है समवेत। समवेत और समवाय आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। तो अब यहाँ जो संबंध बना वो कैसे बना, तो संयुक्त समवेत समवाय। मतलब क्या हुआ कि यदि घट रूपत्व का साक्षात्कार करना हो या प्रत्यक्ष करना हो, तो कौन सा संबंध यहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है आपका संयुक्त समवेत समवाय। अब बात समझ में आई। चलिए, अब आपने तो इतना कर लिया। अब हम आते हैं कि अगर मान लीजिए आपको शब्द का साक्षात्कार करना है। भाई जाहिर सी बात है कि आप दिन भर कोई ना कोई शब्द सुनते हैं, तो इस शब्द के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष है, मतलब कौन सा संबंध बन रहा है। तब आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा विचार करने वाला बात हो गया, क्योंकि क्या है कि आखिर इसका साक्षात्कार कैसे होगा, क्योंकि शब्द तो हमको दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ थोड़ी समस्या आएगी। चलिए कोई समस्या नहीं है, हम इस पे विचार करते हैं। विचार क्या करना है, बिल्कुल क्लियर है मामला कि अगर हम बात कर रहे हैं कि शब्द के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये है हमारा कान, ठीक है ना। अब जब कान है तो कान में देखिए होता क्या है कि अगर थोड़ा सा दर्शन में हम एक जगह और पढ़ेंगे तो आपको हम एक बात अभी यहाँ बता देना चाहेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे। बताने की बात यह है कि पृथ्वी में जो है समवाय संबंध से रहता है गंध, मतलब फ्रेग्रेंस। अगर जहां भी पृथ्वी है वहां आपको महक होगी, मतलब जो भी पार्थिव पदार्थ है, हमारा शरीर भी देख लीजिए, जिसको हम कहते हैं कि हाँ ये पृथ्वी का बना हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है, अगर ये पार्थिवांश है तो इसमें गंध है। आप कहेंगे पत्थर में कहाँ गंध है, पत्थर पे भी पानी डालिए, देखिए उससे भी गंध आएगा। तो ये तमाम चीजें जो है, जो भी पार्थिव निर्मित हैं उनमें गंध होगा। अब कहेंगे गुलाब जल है, गुलाब जल में कहाँ गंध है, भाई गुलाब जल में गंध है लेकिन पार्थिवांश कहाँ, मिट्टी का है उसमें। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि वो उसके संयोग से ही, मतलब गुलाब जो था हमारे पास पहले पार्थिवांश था, फिर उसे जल अलग किया, जिसके चलते उसमें उसका अंश है, क्योंकि जब तक पार्थिवांश नहीं होगा तो उसमें महक आ ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ बात। एक एक बिल्कुल स्टेप दर स्टेप क्लियर करिएगा, जहां कोई डाउट होता है आप जरूर पूछेंगे। तो अब हम आते हैं कि एक बात फिर यहां आ पड़ी कि कान जो है हमारा, अब आकाश में जो शब्द है वो समवाय संबंध से रहता है। आप जानते हैं कि आकाश में, मतलब अगर जो आकाश का जो गुण है ना वो है शब्द है, जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश है। आकाश मतलब ये बादल नहीं, हम ब्लैंक स्पेसेस की बात कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि जब हम आकाश की बात करेंगे तो अब हमारे कान में जो ये छेद है ना, इस कान के छेद में जो है कर्ण विवरवर्ती जो है आकाश है, उसमें अब कहा कि शब्द जो है किस संबंध से रह रहा है, तो कहते हैं समवाय संबंध से। ठीक है, तो अब कहा कि शब्द के साक्षात्कार, मतलब कान का जो आपका ये छेद है इसमें शब्द किस संबंध से रह रहा है, समवाय संबंध से। तो हुआ क्या कि शब्द के साक्षात्कार में, मतलब शब्द के ज्ञान में, शब्द के प्रत्यक्ष में कौन सा संबंध बनेगा, कौन सा सन्निकर्ष होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो है आपका समवाय संबंध, समवाय सन्निकर्ष। ठीक है,
क्योंकि जो है कर्ण विवरवर्ती आकाश, और आकाश में जो है शब्द रहा समवाय संबंध से, जिसके कारण से आपका यहाँ पे जो सन्निकर्ष बना, मतलब जो संबंध बना वो बना समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कह दे आपसे कि अगर मान लीजिए कि शब्दत्व का साक्षात्कार करना हो, ठीक है, अगर शब्दत्व का साक्षात्कार करना हो तो शब्दत्व के साक्षात्कार में कौन सा सन्निकर्ष बनेगा भाई? तो जाहिर सी बात है, कर्ण विवरवर्ती आकाश में शब्द रहेगा समवाय संबंध से, और उस शब्द में शब्दत्व भी रहेगा समवाय संबंध से, तो क्या बना? समवेत समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, चलिए अब अंत में एक और जो बचता है पॉइंट, वो है आपका कि विशेषण विशेष्याभाव। जैसे हमने कहा कि अभाव के प्रत्यक्ष में, मतलब मैं कहा कि अगर सपोज दैट ये एक सरफेस है और मैं कह रहा हूं इस सरफेस पे एक घड़ा था, ठीक है, अब वो घड़ा यहां से हटा दिया गया, तो अब हो क्या रहा है, यहाँ जब इस सरफेस से आप घड़े को हटा देते हैं तो हटाने के बाद यहाँ पे एक अभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, अभाव मतलब जैसे उस चीज का न होना वहां पे। तो जब यहाँ अभाव उत्पन्न हो गया तो उस अभाव के भी भाई जाहिर सी बात है कि उसका भी प्रत्यक्ष करना है, तो उसके प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जहां भी अभाव का प्रत्यक्ष अगर आपको करना हो तो वहां पर विशेषण विशेष्याभाव सन्निकर्ष ही होगा। तो इस तरीके से ये था आपके प्रत्यक्ष प्रमाण में, मतलब जो है पूछे जाने वाले प्रश्न कि शब्द के साक्षात्कार में कौन सा संबंध बनेगा, शब्दत्व के साक्षात्कार में कौन सा संबंध बनेगा, और इस तरीके से ये तमाम पॉइंट्स जो हैं आपको जानने योग्य हैं, जो कि आपके परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो इनसे बाहर क्वेश्चन जनरली अभी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वही पॉइंट्स हैं जिन पे अभी चर्चाएं चल रही हैं, पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स थे क्योंकि इनके बिना आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। और खास करके ये जो मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूं, मतलब कि यूनिट 5 एंड यूनिट 6, ये दो आपके ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आपके रीजनिंग के हैं, और आप कह सकते हैं कि इसके साथ साथ आपको जो है न्याय और निगमन वगैरह भी, और तर्क के ढांचे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत सहजतया हो जाएंगी क्योंकि ये परिभाषिक हैं। इनको कहीं ना कहीं हम लोग 1 से 2 वीडियो में समेट लेंगे, लेकिन जो मेन समझने वाली बातें हो जाती हैं वो ज्यादा कठिन होती हैं, और वो थोड़ी तकलीफ तब देने लगती है जब चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं, और खास करके जब उनसे संबंधित साहित्य आपकी भाषा में, मतलब आपको समझने लायक स्तर पे उपलब्ध न हो। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आज हमने पढ़ा है प्रत्यक्ष, और फिर हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे अनुमान, और अनुमान के ही साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्याप्ति और हेत्वाभास। फिर इसके बाद से इसके लगभग ये दोनों के लिए, मतलब प्रत्यक्ष के बाद अनुमान के लिए एक वीडियो किया, हो सकता है 2 वीडियो किया हो सकता है पढ़े, लेकिन उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि हम इन्हें एक वीडियो में ही समेटने की कोशिश करेंगे। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। समझने के बाद अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, हम वहां आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में समस्या होती है, या हो सकता है कि कई बार जैसे कि कमेंट्स पे हमारा ध्यान नहीं भी जाता है, तो आप बेहिचक हमें मेल कर सकते हैं jrfachievers@gmail.com पे, और हम वहां आपके क्वेश्चंस को विदिन 24 आवर जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार ही यह वीडियो सुनकर के हटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें हमें सुनने में कठिन लगती हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हर 6 महीने पे एग्जाम देने से बचिए, कम से कम मेहनत करना है तो एक बार ही करते हैं, जम के करते हैं, क्योंकि बिना लगे, बिना 100% दिए कहीं कुछ होना जाना नहीं है। तो ये सबसे जरूरी है कि आप इन चीजों को लगे और लग करके मेहनत करें और इन चीजों को कंप्लीट करें। तो आप इस चैप्टर को, और खास करके जो भी चैप्टर्स हम लोग डाल रहे हैं, ये आपको बता दूं कि जनरली इनको पढ़ने के लिए आपको कहीं किसी को 1 रुपया देना नहीं है। और जो हमारी बनारस में स्थित जो जेआरएफ अचीवर्स की क्लास जो लाइव चलती है, क्योंकि उसी के अभाव के चलते, लॉकडाउन के चलते हमें क्लासेस जब की बार ऑनलाइन चलानी पड़ी, और ऑनलाइन क्लास में भी तमाम समस्याएं आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेटवर्क की समस्या आती है, कई बार आपको चीजें रिकॉर्ड करनी होती हैं, और क्लास में जो है बनारस स्थित क्लास में भी इन चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं, और वहां भी आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं।
तो हम बार बार ये वहाँ भी क्लास में यही बात कहते हैं कि आपको बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि एक बार ही जम कर के मेहनत करें और आप अपने रिजल्ट को ले आए। क्योंकि आने और न आने में आप जानते हैं आसान और कठिन के बीच में सिर्फ एक शब्द का फासला होता है। अगर आपको आता है तो आसान है, नहीं आता है तो कठिन है। तो खूब जम के मेहनत करिए, खूब अच्छे से इस वीडियो को समझिए, और समझने के बाद से अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई, और इससे ज़रूर ही आप लाइक करें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अन्यथा कोई ऐसी बात आपके ऊपर दबाव नहीं है। दूसरी बात है, आप लाइक के साथ में अगर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आती है कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कितनी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई कमेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाते हैं कि मैं आपको कोई चीज अच्छे से अच्छा बता पाऊं। क्योंकि एक शिक्षक होने का लाभ यही है, या सार्थकता यही है, जब हम आपके काम आ पाए। क्योंकि अगर हम आपके काम नहीं आ पाते तो हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। और तीसरी बात है कि इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि वो भी इन चीज़ों को समझ पाएं। और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे मटेरियल और अच्छे से अच्छे वीडियोज आपके सामने ला पाएं। तब तक के लिए शुभ दिवस, अलविदा, पुनः मिलामः, नमस्कार।